दी थी, मैंने नहीं मैम निकाली। हम लाइव हैं। नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कि अगले साल की अक्षय तृतीया यानी 2025 की अक्षय तृतीया तक सोने चांदी का भाव कितना रहेगा, क्या कुछ हो सकता है, तेजी जारी रहेगी, मंदी आएगी, सोने और चांदी का भाव कैसा रह सकता है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो है एसएस वेल्थ स्ट्रीट से सुगंधा सचदेवा जी, इनको कमोडिटी मार्केट का बड़ा लंबा अनुभव है और आज हम इनसे पूरी चर्चा करेंगे कि सोने चांदी का भाव अब यहाँ से आगे कैसे रहेगा। मैम आपका स्वागत है हमारे शो में। और आपको क्या लग रहा है मैम, कौन से फैक्टर्स हैं जो अगले करीब करीब 12 महीने में इम्पैक्ट करेंगे? क्योंकि अगर हम पिछला भी देखें तो सोने के भाव ने करीब करीब पिछले अक्षय तृतीया से अभी तक 10,000 रुपए की तेजी आ चुकी है। गुड इवनिंग वीरेंद्र जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस शो। सो अगर हम पिछले अक्षय तृतीया से बात करें जो पिछले साल 22 अप्रैल को थी, तब से अब तक प्राइसेस ऑलमोस्ट 18.73% बढ़ चुके हैं। और अगर मैं 2022 के अक्षय तृतीया से 2023 में देखूं तो तब भी हमें 19% तक के रिटर्न्स मिले थे। सो बहुत स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंट रिटर्न्स देखने को मिले हैं हमें गोल्ड में। सो इसी वजह से अक्षय तृतीया पे गोल्ड को खरीदना बहुत फेवरेबल माना जाता है, बिकॉज ऐसा माना जाता है कि गोल्ड अगर हम इस दिन खरीदते हैं तो इससे हमारी लाइफ में काफ़ी हद तक प्रॉस्पेरिटी और वेल्थ बढ़ती है। सो इसलिए बहुत इंडियन ट्रेडिशन में गोल्ड को इस दिन खरीदना बहुत शुभ माना जाता है और गोल्ड ने इस ट्रेडिशन को काफ़ी ज़्यादा ऑनर भी किया है। इंडियन इन्वेस्टर्स को बहुत स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स दिए हैं। और अगर हम 2003 से भी बात करते हैं तो जहां प्राइसेस अक्षय तृतीया के टाइम पे ऑलमोस्ट 5500 तक के लेवल्स पर ट्रेड कर रहे थे, आज प्राइसेस ऑलमोस्ट 71,000 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहे हैं। सो आप देख सकते हैं कि 1000% से भी ज़्यादा का रिटर्न मिला है गोल्ड के प्राइसेस में। सो ईयर ऑन ईयर भी अगर हम CAGR की पिछले 20 सालों में बात करें तो स्टेडी रिटर्न्स ऑफ अराउंड 11.5% देखने को मिले हैं गोल्ड में। सो गोल्ड एक सेफ हेवन एसेट भी है, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है, इन्फ्लेशन हेज की तरह भी इसको यूज़ किया जाता है और एक इन्वेस्टमेंट टूल भी है जो हमें स्टेडी रिटर्न्स देता है। सो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इसी वजह से एक चेरिश्ड एसेट माना जाता है, टाइमलेस एसेट माना जाता है। सो मुझे लगता है अगले अक्षय तृतीया तक भी गोल्ड के प्राइसेस में एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। इस साल ऑलरेडी हमने प्राइसेस को न्यू रिकॉर्ड हाइस की तरफ जाते हुए देखा, जहां इंटरनेशनल मार्केट्स में प्राइसेस ने ऑलमोस्ट 2430 पर आउंस तक के लेवल्स को टेस्ट किया। वहीं डोमेस्टिक मार्केट में हमने ऑलमोस्ट 74,000 पर 10 ग्राम तक के लेवल को MCX प्लेटफॉर्म पर आते हुए देखा। मुझे लगता है ये ट्रेंड ओवरऑल कंटिन्यू रहेगा। एक सस्टेन तेजी का माहौल बना हुआ है। 2016 से अगर देखें तो बहुत स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स देखने को मिले हैं गोल्ड के प्राइसेस में और इंडियन रुपी में जो डेप्रिसिएशन देखने को मिली है, ये दूसरा बड़ा कारण रहा है जिसकी वजह से डोमेस्टिक गोल्ड के प्राइसेस में हमने सिग्निफिकेंट तेजी आते हुए देखी। इस साल मुझे लगता है ज़रूर थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी ज़रूर देखने को मिल सकती है, थोड़ा करेक्शंस आ सकती हैं प्राइसेस में, वॉलेटिलिटी बनी रहेगी। ऐसा नहीं होता कि हर एसेट हर टाइम पे हायर लेवल्स पे रहे, थोड़ी कूल ऑफ ज़रूर देखने को मिल सकती है, बट बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो अभी भी गोल्ड को यहाँ से फेवर कर रहे हैं। सबसे बड़ा जो कारण निकल के आ रहा है वो है सेंट्रल बैंक्स की बाइंग, जो पिछले 2 साल में 1000 टन से भी ज़्यादा की रही है और इस साल के फर्स्ट क्वार्टर में भी बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग निकल के आई है और जहाँ पर सबसे ज़्यादा बाइंग चाइना और इंडिया के सेंट्रल बैंक ने की है। सो ये जो ट्रेंड है मुझे लगता है ये कंटिन्यू रहेगा इस साल भी। और अगर हम इस साल की फर्स्ट क्वार्टर की रीसेंट डेटा की और बात करें तो गोल्ड की जो टोटल डिमांड है दैट हैज रिजन बाय ऑलमोस्ट 3% टू 1238 मेट्रिक टन्स। सो ये भी ऑलमोस्ट एक रिकॉर्ड क्वार्टरली नंबर है। सो ये परसिस्टेंट ट्रेंड मुझे लगता है कंटिन्यू रहेगा। इसके साथ साथ जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस बनी हुई हैं पिछले साल अक्टूबर से लेके अभी तक अगर हम देखें तो इजराइल और ईरान के बीच में जो टेंशंस बनी हुई हैं, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो भी मुझे लगता है कंटिन्यू रहेंगी। ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है जो गोल्ड की सेफ हेवन डिमांड को काफ़ी हद तक इग्नाइट करेगा। इसके बारे में हमने पहले भी बात की है, बट इसमें एक और अगर हम एंगल देखें तो चाइना और ताइवान में भी काफ़ी टेंशंस बनी हुई हैं और रशिया और यूक्रेन में भी वॉर अभी भी कंटिन्यूड है। यूएस और चाइना में भी काफ़ी हद तक फ्रिक्शन बनी हुई है। सो मुझे लगता है ये सारे कारण रहेंगे जो गोल्ड के प्राइसेस को आगे भी ड्राइव करते रहेंगे। इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा कारण है जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है कि इस साल फेड अपने इंटरेस्ट रेट्स को कट कर सकता है। इवन तो काफ़ी ज़्यादा रीप्राइसिंग हो रही है इंटरेस्ट रेट कट की एक्सपेक्टेशंस को लेके। पिछले साल से अब तक अगर हम देखें तो यूएस फेड ने
अपने इंटरेस्ट रेट को ऑलमोस्ट हायर लेवल्स पे, जो 40 साल के हाई इंटरेस्ट रेट्स हैं, 5.25 से 5.50% तक बना के रखा हुआ है। बट अब ये एक्सपेक्टेशंस हैं कि इंटरेस्ट रेट कट होंगे। जो एक्सपेक्टेशंस फर्स्ट इंटरेस्ट रेट कट की एक्सपेक्टेशंस बनी हुई है कि सितंबर में फर्स्ट इंटरेस्ट रेट कट आ सकता है। सो जब इंटरेस्ट रेट कट होते हैं तो उससे जो गोल्ड को होल्ड करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। और इसके साथ साथ जब भी इंटरेस्ट रेट कट होते हैं तो डॉलर में भी अगर हम सिग्निफिकेंट स्लाइड आते हुए देखते हैं। अभी अगर हम ओवरऑल एटमॉस्फेयर की बात करें तो डॉलर इंडेक्स 5 मंथ हाइस पे ज़रूर ट्रेड कर रहा है, बट अभी गोल्ड और डॉलर के बीच में जो एक नेगेटिव कोरिलेशन है वो बहुत ज़्यादा वर्क नहीं कर रहा है। दोनों में हमने एप्रिसिएशन आते हुए देखी है, बट अगर डॉलर में हम स्लाइड आते हुए देखेंगे तो ये फैक्टर काफ़ी फेवरेबल रहेगा गोल्ड के प्राइसेस के लिए। और अभी इस माहौल में ही जब प्राइसेस ऑलमोस्ट 2430 पर आउंस को टेस्ट कर चुके हैं, अगर डॉलर में डिक्लाइन देखने को मिलेगा तो ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कैटलिस्ट की तरह एक्ट करेगा गोल्ड के प्राइसेस को हाई ट्रेजेक्टरी पे ड्राइव करने के लिए। और ETF से हम सर्टेनली 11th कंसेक्यूटिव मंथ हम आउटफ्लोज आते हुए देख रहे हैं, बट मुझे लगता है एशियन बायर्स कॉन्टिन्यूसली ETFs में बाइंग कर रहे हैं, तो ये ट्रेंड मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा बक करेगा। और मुझे लगता है ETFs में भी दोबारा से बाइंग देखने को मिलेगी। इन्वेस्टमेंट डिमांड थोड़ा सा भी डिप्स आते हैं प्राइसेस में, तो इन्वेस्टमेंट डिमांड भी रिन्यूड तरीके से निकल के आएगी। ये भी गोल्ड के प्राइसेस को काफ़ी हद तक ड्राइव करेगा। सो इन फैक्टर्स पर नज़र रखने की ज़रूरत है। मुझे लगता है इनमें जो भी कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे गोल्ड के प्राइसेस के ट्रेंड को काफ़ी हद तक ड्राइव करेंगे। तो मैम ये जो आपने फैक्टर्स बताए, सारे फैक्टर्स लगभग आपने सभी की चर्चा कर ली जो भाव को इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि 2025 की जो, अगर हम अक्षय तृतीया जो कि अप्रैल में है, 30 अप्रैल को है, तो यहाँ से आप अभी करीब करीब 1 साल मान के चलिए, 11 महीने तो है ही सही, तो तब तक जो सोने का भाव है इंटरनेशनल मार्केट और भारत दोनों में कितना हो सकता है मैम? अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 25 और अक्षय तृतीया ऑलमोस्ट सेम टाइम पे ऑलमोस्ट देखने को मिलेगा ये टाइम, मुझे लगता है वहाँ प्राइसेस 84,000 पर 10 ग्राम मार्क को टेस्ट कर सकते हैं। मैंने आपके पिछले शो में ये लेवल्स की बात की थी। मुझे लगता है ये काफ़ी ज़्यादा पॉसिबल नज़र आ रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट में अगर हम देखें तो 2750 पर आउंस तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ साथ मैं एक और फैक्टर की बात करना चाहूँगी जो मैंने पहले मिस किया, दैट इज़ इलेक्शंस इन द US इकोनॉमी। डोमेस्टिक मार्केट इकोनॉमी में भी इलेक्शंस चल रहे हैं। ये दोनों भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिससे काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेन एनवायरनमेंट रहेगा। डोमेस्टिक इलेक्शंस का गोल्ड पे कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं होगा, बट इससे रुपी में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। अगर इंडियन इकोनॉमी से आउटफ्लोज देखने को मिलेंगे उस केस में रुपी डेप्रिशिएट कर सकता है और वो डोमेस्टिक गोल्ड प्राइसेस के लिए काफ़ी फेवरेबल एस्पेक्ट रहेगा। इसके साथ साथ नवंबर में US में इलेक्शंस हैं, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा जिससे मार्केट में अनसर्टेनिटी बढ़ेगी। और जब भी इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी बढ़ती है गोल्ड के प्राइसेस को काफ़ी ज़्यादा फेवर मिलता है, बिकॉज इसमें लोग हेज करके चलते हैं, एक सेफ हेवन एसेट माना जाता है गोल्ड को। और जब भी दूसरे रिस्की एसेट्स में वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है सो इन्वेस्टर्स प्रेफर करते हैं अपने फंड्स को गोल्ड में पार्क करना। ये फैक्टर भी गोल्ड के प्राइसेस को सिग्निफिकेंटली ड्राइव करेगा। और अगर हम लेवल्स की भी बात करते हैं तो जिस तरीके से हमने इस साल की स्टार्टिंग से अब तक एक स्टीप अपसाइड आते हुए देखी है, ये सिर्फ एक कूल ऑफ और एक शॉर्ट टर्म कंसोलिडेशन का फेज ज़रूर देखने को मिलेगा। बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस ईयर और दिवाली के आसपास से मुझे लगता है दोबारा से रिन्यूड स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिलेगा और अगले साल अक्षय तृतीया तक 84,000 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। मैम चलिए, 84,000 तो बहुत ज्यादा होता है, मतलब यहाँ से करीब करीब 10,000 की वापस आप तेजी देख रहे हैं। लास्ट 2 ईयर से भी 10,000 सोना बढ़ रहा है। 2023 से 2024 की जो अक्षय तृतीया थी तब 10,000 बढ़ा था, और 2022 से 23 भी 10,000 बढ़ा, और 23 से 24 भी 10,000 बढ़ा, और अब आप भी कह रही हैं कि अगले साल भी 10,000 की तेजी आ सकती है। चांदी को कैसे देख रही है मैम आप? चांदी की बात करें तो मुझे लगता है इस साल बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को नहीं मिलेगी। ऑलरेडी हमने रिकॉर्ड हाइस देखे हैं डोमेस्टिक मार्केट में, बट इंटरनेशनल मार्केट में देखें तो सिल्वर के प्राइसेस अभी भी $30 पर आउंस पर कैप नजर आ रहे हैं। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो फंडामेंटल फैक्टर्स सिल्वर को ड्राइव कर रहे हैं, बट स्टिल $30 पर आउंस का लेवल अभी सिल्वर नहीं ब्रेक कर पा रही है। लास्ट टाइम हम $26 पर आउंस की बात कर रहे थे, वो ब्रेक हो चुका है। इनफैक्ट लास्ट ईयर भी अक्षय तृतीया पर मैंने 86,000 तक के लेवल्स की बात की थी कुछ डिफरेंट शोज पर, और 86,000 के लेवल्स हमने ऑलमोस्ट इस अक्षय तृतीया से पहले ही देख लिए हैं। मुझे लगता है अगले साल सिल्वर बहुत ज़्यादा तेज हो सकती है। इस साल अगर मैं कैलेंडर ईयर की बात करूँ
तो गोल्ड आउट परफॉर्म करेगा, बट अगले साल मुझे लगता है सिल्वर ज़्यादा आउट परफॉर्म करेगी। कंसेक्यूटिवली सिल्वर में पिछले कुछ सालों से डेफिसिट का एटमॉस्फेयर बना हुआ है और डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, स्पेशली इंडस्ट्रियल डिमांड जो है सिल्वर की वो काफ़ी ज़्यादा पिकअप कर रही है। सो ये फैक्टर सिल्वर को काफ़ी ज़्यादा बॉय कर सकता है। सिल्वर की सोलर पैनल्स में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में और अदर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में जो डिमांड है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग निकल के आ रही है और ऐसा माना जा रहा है कि 2030 तक ये डिमांड काफ़ी स्ट्रॉन्ग रह सकती है। सो ये फैक्टर्स सिल्वर को ड्राइव करेंगे और सिल्वर काफ़ी ज़्यादा अभी भी अंडर वैल्यूड है। इवन दो हमने डोमेस्टिक मार्केट में रिकॉर्ड हाइज की तरफ जाते हुए देखा, बट इंटरनेशनल मार्केट में अभी भी अपने ऑल टाइम हाइज को टेस्ट नहीं कर पाई है, उससे काफ़ी दूर है। सो मुझे लगता है जब $30 पर आउंस का लेवल ब्रेक होगा तो एक मैसिव अपसाइड देखने को मिल सकती है। प्राइसेस नीड टू सस्टेन अबव दैट लेवल। इन दैट सिनेरियो मुझे लगता है सिल्वर के प्राइसेस 1,10,000 तक के लेवल्स को भी नेक्स्ट अक्षय तृतीया तक टेस्ट कर सकते हैं। सो सिल्वर में एक फिनोमिनल अपसाइड देखने को मिल सकती है, बट यस वन शुड कीप अ वॉच ऑन $30 पर आउंस। अगर प्राइसेस उसके ऊपर सस्टेन करते हैं तो ये लेवल्स डोमेस्टिक मार्केट में काफ़ी हद तक पॉसिबल है। इस साल कैलेंडर ईयर की बात करें तो हमने पहले भी बात की है, मुझे लगता है इस साल प्राइसेस 95,000 लेवल्स को नहीं तोड़ पाएंगे, वहाँ पर प्राइसेस कैप रहेंगे, बट नेक्स्ट ईयर के लिए जो 1 लाख के फिगर की बात हम बहुत सालों से करते आ रहे हैं, मुझे लगता है प्राइसेस उस लेवल को भी ब्रेक कर पाएंगे। मैम आप इतने बुलिश क्यों लग रहे हैं दोनों में? मतलब 1,10,000, मतलब नॉर्मल जो हम दूसरे एनालिस्टों से भी बात करते हैं तो उनकी गाड़ी चांदी में तो 1 लाख पर जाके रुक जाती है और सोने में 80,000 तक, चलिए मान लिया 80,000, पर आपकी गाड़ी तो और आगे जा रही है। मतलब क्या उसके पीछे क्या रीजन है, क्यों आप इतना बुलिश हैं? जियोपॉलिटिकल टेंशंस काफ़ी बढ़ सकती हैं, ये गोल्ड के लिए काफ़ी प्राइमरी फैक्टर रहेगा जो गोल्ड के प्राइसेस को ड्राइव करेगा। इनफैक्ट सॉरी आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट अबाउट अदर्स, बट अगर हम बात करें, हमने दिसंबर के शो में भी बात की थी कि गोल्ड के प्राइसेस 72,000 के लेवल्स को इस साल टेस्ट कर सकते हैं। प्राइसेस ने ऑलरेडी उसको ब्रेक किया है, सो वी हैव रिवाइज्ड आवर लेवल्स और इसी वजह से हमने फर्दर टारगेट्स को असेस किया है और वही टारगेट्स मैं आपको दे रही हूँ। काफ़ी ज़्यादा लाइकली है ये लेवल आ सकते हैं, बट येस जो भी डेवलपमेंट्स होंगी वी विल सर्टेनली कीप टॉकिंग अबाउट दैट। और सिल्वर की जैसे मैंने बात की, सिल्वर की इंडस्ट्रियल यूसेजेस जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, डेफिसिट कॉन्टिन्यूड है, पर इसका इम्पैक्ट अभी भी प्राइसेस पे देखने को नहीं मिला है। इसका इम्पैक्ट इनफैक्ट ड्यू है प्राइसेस पे देखना। मुझे लगता है सिल्वर में इंडस्ट्रियल ऑफटेक का भी जो इम्पैक्ट मिलेगा और साथ साथ जो गोल्ड में तेजी है उसका भी इम्पैक्ट सिल्वर पे देखने को मिलेगा। जो ग्लोबली ग्रीन ट्रांजिशन की थीम है वो बढ़ती जा रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ लोग स्विच कर रहे हैं ग्लोबली। सो ये फैक्टर्स सिल्वर के लिए और कॉपर, इनफैक्ट मैं कॉपर की भी यहाँ पे बात करना चाहूंगी, ये दोनों फैक्टर्स हैं जो कॉपर को भी ड्राइव कर रहे हैं और सिल्वर को भी ड्राइव करेंगे। सो इसी वजह से मैं मेटल्स में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हूँ। इनफैक्ट मुझे लगता है कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम ये तीनों भी काफ़ी तेज रहेंगे अगले साल के मिड तक और वहाँ पर मुझे लगता है ज़रूर प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि अभी ये माहौल तेज़ी का, सस्टेन तेज़ी का बना हुआ है। इंटरमिटेंट करेक्शन ज़रूर आएंगी और अगर आप नॉइज को इग्नोर कर सकते हैं तो डिप्स पर बाइंग की स्ट्रैटेजी रखें। मैम हमारे साथ बहुत सारे दर्शक, करीब करीब 100 लोग लाइव देख रहे हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, आपके कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट में लिख दीजिए, हमें बताइए कि आपको क्या लग रहा है कि आपके अगर कोई सवाल हो, आपको सोने और चांदी से रिलेटेड भी कुछ सवाल हो। मैम दूसरे कमोडिटी भी ट्रैक करते हैं, तो अगर कोई दूसरे कमोडिटी रिलेटेड हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे उनसे आगे इसमें सवाल पूछने की। मैम अगर हम बात करें गिरावट की या सस्ता होने की या नीचे गिरने की भाव, तो वहां पर क्या कुछ पॉसिबिलिटी है, कितना हो सकता है? शो था वहाँ पर हमने बात की थी कि करेक्शन कब तक देखने को मिल सकती है। आई हैड स्पोकन की नेक्स्ट 10 से 15 दिनों में करेक्शन देखने को मिल सकती है। वी सॉ हेफ्टी करेक्शन 74,000 ऑड लेवल्स से हमने 70,500 तक के लेवल्स आते हुए गोल्ड के प्राइसेस में देखे। सो मुझे लगता है 70,500 अभी शॉर्ट टर्म एक फ्लोर की तरह एक्ट कर रहा है। थोड़ी रिन्यूड बाइंग आएगी, बट प्राइसेस अभी 72,600 से 700 के लेवल्स पर मुझे लगता है नियर टर्म में थोड़ा कैप्ड रहेंगे। दोबारा से वहां से सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। मुझे लगता है इवेंचुअली गोल्ड में दो लेवल्स पर बाइंग करनी चाहिए। 70,500 इज द फर्स्ट लेवल जहां पर बाइंग करनी चाहिए, एंड सेकंड लेवल रहेगा 68,250। सो स्टैगर्ड वे में बाइंग करें, बिकॉज आप बॉटम को टाइम नहीं कर सकते हैं। करेक्शन जरूर आएंगी, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट द बॉटम। सो स्टैगर्ड वे में बाइंग कर सकते हैं। जिस तरीके से सेंट्रल बैंक्स को भी अगर हम देखें
तो एक ही बार में बाइंग नहीं करते हैं, दे हैव बीन कंसिस्टेंटली बाइंग गोल्ड सिंस 2009 और अपने रिजर्व्स को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं फ्रॉम फॉरेन करेंसी एसेट्स। तो ये रुझान भी जिस तरीके से सेंट्रल बैंक्स का हमने देखा है और उनकी गोल्ड होल्डिंग्स काफ़ी प्रॉफिटेबल भी हो रही हैं, वो अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई भी कर रहे हैं और अपनी जो डॉलर पे रिलायंस है उसको भी काफ़ी हद तक कम कर रहे हैं। उसी तरीके से हम भी अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो में 10 से 15% तक की एलोकेशन गोल्ड एंड सिल्वर की तरफ कर सकते हैं। फिर कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, गोल्ड बॉन्ड्स हो, गोल्ड म्यूचुअल फंड्स हो, गोल्ड ईटीएफ्स हो या फिजिकल गोल्ड जहाँ पर आपको कंजम्पशन का भी एक बेनिफिट मिलता है। सो आप किसी भी तरीके से गोल्ड को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। ये आपके पोर्टफोलियो के रिटर्न्स को काफ़ी हद तक एनहांस करेगा, आपके पोर्टफोलियो के जो रिस्क है उसको काफ़ी हद तक कम करेगा। मैम, दर्शकों के हमारे सवाल आ रहे हैं। एक दर्शक ने पूछा है कि क्या सोना 65,000 तक और सिल्वर 75,000 आएगी? सिल्वर में काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि 75,000 के लेवल्स आ सकते हैं। नियर टर्म में मैं अगर बात करूँ तो मुझे लगता है 78,000 से 77,500 एक फर्स्ट फ्लोर रहेगा। ये अगर ब्रेक हो जाता है तो 75,000 इज़ क्वाइट लाइकली, पर गोल्ड में मुझे 65,000 के लेवल्स थोड़े डिफिकल्ट नज़र आते हैं। 66,000 इज़ स्टिल अ पॉसिबिलिटी अगर 68 टू 50 के लेवल क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक हो जाते हैं तो 66,000 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, बट 65,000 मुझे भी पॉसिबिलिटी नजर नहीं आ रही है। सिल्वर में सर्टेनली एक 75,000 तक की भी करेक्शन देखने को मिल सकती है। ओके। इनकी कोई टाइमलाइन नहीं है क्योंकि कब कौन सा फैक्टर इम्पैक्ट करेगा वो कोई भी नहीं बता सकता है। इसमें सबसे बड़ा फैक्टर जो इम्पैक्ट करेगा वीरेंद्र जी, जो भी अगर कमेंट्स निकल के आते हैं फेड ऑफिशियल्स की साइड से, दे हैव बीन गिविंग मिक्स्ड कमेंट्स ऑफ लेट। अगर अभी हम रीसेंट डेटा की बात करें तो यूएस इकोनॉमी में जीडीपी अगर हम फर्स्ट क्वार्टर की बात करते हैं, फ्रॉम एन एक्सपेक्टेशन ऑफ अराउंड 2.4%, यूएस का फर्स्ट क्वार्टर जीडीपी नंबर्स 1.6% आया है। सो ग्रोथ में काफ़ी कमी देखने को मिली है, बट वहीं इन्फ्लेशन बढ़ी है। अगर हम कोर पीसी इंडेक्स की बात करते हैं तो दैट हैज़ रिजन। सो यहाँ पर स्टैगफ्लेशन के काफ़ी हद तक रिस्क बनते जा रहे हैं। स्टैगफ्लेशन ऐसा सिनारियो होता है जहाँ ग्रोथ फॉल करती है बट वही इन्फ्लेशन परसिस्टेंट बनी रहती है। सो अगर स्टैगफ्लेशन का सिनारियो बनता है उस केस में फेड के जो रेट कट्स हैं वो अभी शायद सितंबर में भी ना हो। इवन दो मेरी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन बनी हुई है कि इस साल 2 रेट कट्स काफ़ी ज़्यादा पॉसिबल है, बट येस वी सर्टेनली नीड टू सी द इवॉल्विंग जियोपॉलिटिकल एज वेल एज द इकोनॉमिक लैंडस्केप। ओके। सो मैम, अगर मैं एक और आपसे सवाल पूछूं, जो हमारे दर्शक हैं बहुत सारे सोने में इन्वेस्ट करते हैं, बहुत सारे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। कुछ लोग तो क्या है कि ज्वेलरी जाके उनको लगता है कि चलो जाके सोना कुछ खरीद लें, बार खरीद लें, छोटा सा सिक्का खरीद लें। तो बेहतर तरीका कौन सा है सोने में इन्वेस्ट करने का? क्या हम डिजिटली गोल्ड खरीद लें, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड ले लें, या हम जो है फिजिकल मार्केट में जाके खरीदारी करें? क्या सही तरीका होगा सोने में इन्वेस्ट करने का? और जैसा आपने कहा 15%, यानी दोस्तों 15%, यानी आप कोई 100 रुपया अगर अपने इन्वेस्ट कर रहे हैं, मान लीजिए 1 लाख इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसमें 15% आपका यानी 15,000 सोने में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। कुछ लोग शेयरों में निवेश करते हैं, कुछ लोग पीपीएफ में निवेश करते हैं, कुछ अलग अलग जो आप निवेश करते हैं, तो उसमें आपके जो पोर्टफोलियो जिसको बोलते हैं उसमें 15% सोना जरूर होना चाहिए। तो मैम, ये सोना बेहतर तरीका कौन सा है जिसमें कम से कम टैक्स लगे और हमारे दर्शकों का ज्यादा से ज्यादा फायदा हो? सबसे ज़्यादा फ़ायदा गोल्ड बॉन्ड्स को होल्ड करने में है, बट अगर आपका टाइम होराइजन थोड़ा सा लंबा है, अगर आप 8 साल तक का पीरियड के लिए होल्ड कर सकते हैं तो गोल्ड बॉन्ड सबसे प्रेफर्ड मोड रहता है, बिकॉज यहाँ पर आपको कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं देना पड़ता, आपको जीएसटी नहीं देना पड़ता और आपको 2.5% पर एनम का एडिशनल इंटरेस्ट मिलता है ओवर एंड अबव द एप्रिसिएशन दैट यू सी इन गोल्ड प्राइसेस। सो गोल्ड बॉन्ड्स एक बहुत ही फेवरेबल वे है टू बाय गोल्ड। इसके साथ साथ अगर आप लिक्विडिटी चाहते हैं तो आई थिंक गोल्ड ईटीएफ्स इज द बेस्ट ऑप्शन। स्टॉक मार्केट पे जिस तरीके से आप स्टॉक्स खरीदते हैं उसी तरीके से एक्सचेंज पे लिस्टेड होते हैं गोल्ड ईटीएफ्स। बहुत सारे गोल्ड ईटीएफ्स अवेलेबल हैं हमारे एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पर, आप कभी भी उनको खरीद सकते हैं और इजीली उनको सेल कर सकते हैं। सो लिक्विडिटी का बहुत स्ट्रॉन्ग बेनिफिट रहता है। सिमिलरली आप अगर स्लाइटली स्टैगर्ड वे में बाइंग करना चाहते हैं तो आप गोल्ड म्यूचुअल फंड्स में जा सकते हैं। यहाँ पर आपको डीमैट अकाउंट होने की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप फिजिकल वे में भी गोल्ड सिप्स के थ्रू गोल्ड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं एक स्टैगर्ड वे में।
हर महीने या हर क्वार्टर में आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पर आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट मिलता है। सो ये सारे एवेन्यूज हैं, बट अगर आप फिजिकल गोल्ड की बात करते हैं और कंजम्पशन पर्सपेक्टिव है, वो मैं उसको अलग मानती हूँ। इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव के लिए अगर हम देखें तो ये तीनों बहुत ही अच्छे एवेन्यूज हैं। आप इन तीनों में से बीट गोल्ड म्यूचुअल फंड्स और गोल्ड ईटीएस और गोल्ड बॉन्ड्स, आप इनमें से किसी में भी बाइंग कर सकते हैं। और अगर आप स्लाइटली शॉर्टर टर्म ट्रेडर हैं तो गोल्ड फ्यूचर्स ऑन द एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पे भी काम कर सकते हैं, और आप चाहें तो यहाँ पर भी आप डिलीवरी ले सकते हैं। यहाँ पर भी आपके पास बहुत सारे डिफरेंट टिकट साइजेस अवेलेबल हैं। आपके पास गोल्ड मेगा लॉट है, गोल्ड मिनी है, गोल्ड पेटल भी है। सो आप अलग अपने रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंगली इसमें भी ट्रेड या इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अगर चाहें तो डिलीवरी भी ले सकते हैं एक्सचेंज प्लेटफॉर्म से। और चांदी मैम, चांदी में इन्वेस्ट करने का तरीका क्या है? क्योंकि चांदी को आप मतलब जो जिस हिसाब से लोग खरीदारी करते हैं उसका जो टिकट साइज है, मतलब आप घर में लाके नहीं रख सकते। कोई 10 किलो, कोई 20 किलो, 25 किलो चांदी खरीदता है, और एक्सचेंज पे तो बड़े पैमाने पे 100 किलो, 1000 किलो तक लोग खरीदारी करते हैं। तो वहां पर क्या मतलब सिर्फ एक्सचेंज ही एक तरीका है जहां पर चांदी की खरीदारी की जा सकती है, या और भी कुछ ऑप्शंस है? ईटीएफ्स की तरह अब सिल्वर ईटीएफ्स भी अवेलेबल हैं। आप यहाँ पर भी अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से डिफरेंट डिनोमिनेशंस में सिल्वर में भी स्मॉल टिकट साइज से स्टार्ट करके धीरे धीरे एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। सो आपके पास सिल्वर ईटीएफ्स का भी एवेन्यू पिछले 2 साल से अवेलेबल है। सो सिल्वर ईटीएफ्स इज ऑल्सो ग्रोइंग, जहाँ पर इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, अवेयरनेस बढ़ रही है। सो सिल्वर ईटीएफ्स में आपको ना तो स्टोरेज की कंसर्न है, ना ही थेफ्ट का कंसर्न है, ना ही प्योरिटी का कंसर्न है। सो सिल्वर ईटीएफ इज ऑल्सो अ वंडरफुल एवेन्यू टू इन्वेस्ट इन सिल्वर। बट ये जरूर याद रखें कि सिल्वर इज अ स्लाइटली वॉलेटाइल एसेट। सो गोल्ड में अपनी एलोकेशन को स्लाइटली हायर रखें अगर आप थोड़ा सा रिस्क अवर्स हैं, सिल्वर में स्लाइटली कम रखें। बट अगर आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, आप एग्रेसिव हैं, तो आप अपनी सिल्वर में एलोकेशन को अगले साल तक के पर्सपेक्टिव के लिए बढ़ा भी सकते हैं। इनफैक्ट लास्ट ईयर भी मैंने यही बात की थी कि हम नॉर्मली 10 से 15% की एलोकेशन एडवाइस करते हैं, पर लास्ट ईयर मैंने गोल्ड में एलोकेशन ज़्यादा के लिए एडवाइस किया था। और ऐसा ही सिमिलर मुझे लगता है अभी भी थोड़ी एलोकेशन को आप नॉर्मल इंस्टेंसेस से ज़्यादा रख सकते हैं, बिकॉज अगले 1 साल तक मुझे लगता है गोल्ड सिल्वर काफ़ी स्ट्रॉन्ग रह सकते हैं। बट उसके बाद आप अपनी एलोकेशन को सर्टेनली कम भी कर सकते हैं, बिकॉज 2016 से ये ट्रेंड चला आ रहा है। मुझे लगता है अगले साल के मिड तक, अक्षय तृतीय तक, ये ट्रेंड स्लाइटली एम हो जाएगा, और वहाँ से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिलेगी, एंड गोल्ड शायद एक कंसोलिडेशन फेज में भी चला जाए। तो 1 साल के पर्सपेक्टिव से आप अपनी एलोकेशन को स्लाइटली इंक्रीज भी कर सकते हैं। जी मैम, दोस्तों यहाँ जो भी सलाह दी गई है, अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, किसी प्रकार की भी खरीदारी करते हैं, तो आप जो है अपने वित्तीय सलाहकार की राय अवश्य लीजिएगा। क्योंकि ये जो लेवल्स वगैरह बताएं, ये टेक्निकल और फंडामेंटल आधार पर है। कुछ कारण चेंज होने की वजह से भाव ऊपर नीचे हो जाते हैं। जियोपॉलिटिकल टेंशन किसी को नहीं पता है कि यूएस चाइना में क्या होगा, यूक्रेन रशिया में क्या होगा, इसराइल हमास ईरान में क्या होगा। तो वो बहुत सारे फैक्टर्स प्ले करते हैं जो कि अचानक से भाव को तेजी दे देते हैं, या मंदी भी आ सकती है उनके वजह से। इसलिए अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की राय अवश्य लीजिएगा। मैम, आप कुछ डिस्क्लेमर देना चाहते हैं? आई एम पर्सनली होल्डिंग गोल्ड बॉन्ड्स, सो मैं ये डिस्क्लोजर देना चाहूंगी। जी जी, ठीक है मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। धन्यवाद। बहुत सारे लोग हमारे साथ लाइव भी जुड़े थे मैम, और आपने उनके सवालों के जवाब दिए, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम।